ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एसएससी 2025 की। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमने लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके लिए ये बैच रखा है। और आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सर्वेइंग। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि किस साल पे सीबीटी 1 में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का वेटेज रहा है सब्जेक्ट वाइज। तो लगभग अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर हमारे 100 क्वेश्चन टेक्निकल में देखने के लिए मिलते हैं एसएससी में, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको सर्वेइंग में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार वॉइस वगैरह का बता दीजिए मुझे, वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉइस ओके है? आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से बने रहिएगा, और कहीं भी आपके डाउट आते हैं तो मोस्ट वेलकम, वहीं पर आप अपने डाउट क्लियर करिए। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ताकि उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व कर लें इजी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ, दैट इज हमारा सर्वे। अब कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वेइंग होता क्या है, या ये सब्जेक्ट है क्या, क्यों सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। सर्वेइंग को सिंपली सर्वेक्षण भी बोला जाता है। तो है क्या ये सर्वेक्षण या सर्वेइंग, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सर्वेइंग क्या है? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर्वे करना, कहीं नापना, ये करना। तो सर्वेइंग अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो सर्वेइंग एक आर्ट या एक साइंस है। अब कोई कहना है कि सर्वेइंग बस एक आर्ट ही है, या कोई कहता है सर्वेइंग एक साइंस है। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो सर्वेइंग को आप आर्ट भी बोल सकते हो। आर्ट क्यों? क्योंकि जितने भी मेजरमेंट आपने लेने हैं, एट द एंड उन सभी मेजरमेंट को आपने प्लॉट या ड्रॉ करना है किसी पेपर पे जाके। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आर्ट है। और उन्हीं मेजरमेंट के लिए कभी कभी आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज भी करना पड़ता है, कुछ टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज भी करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये साइंस भी है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं तो हम यहां पर साफ साफ कह सकते हैं कि सर्वेइंग इज अ आर्ट और साइंस। सबसे पहले हम आसानी से ये कह सकते हैं कि सर्वेइंग इज अ आर्ट और साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है जी, आगे की बात बताइए। साइंस या आर्ट है, पर एक्चुअल में सर्वेइंग है क्या? तो सर्वेइंग एक्चुअल में ये है कि यहां पर एक पॉइंट है इस तरीके से, और मुझे क्या करना है, इस पॉइंट की पोजीशन को पता करना है कि ये पॉइंट कहां पर है। अब कहां पर है? अब मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसकी पोजीशन अलग है मेरे से, और मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं तो इसकी पोजीशन मुझसे कुछ और अलग हो जाए, और मैं इसको सामने से देखूं तो इसकी पोजीशन कुछ और हो जाएगी मेरे रेस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? तो हम यहां पर साफ साफ कह सकते हैं कि सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, पहली बात। अब वो पोजीशन को हम लोकेट तो कर रहे हैं, अब कैसे करेंगे वो हमें पता है कि हम या तो लीनियर मेजरमेंट का यूज करेंगे या हम एंगुलर मेजरमेंट का यूज कर सकते हैं, वो हमारी बात की बात है। पर ये पॉइंट की पोजीशन को तो हम पता कर रहे हैं, पर कहां पता कर रहे हैं? कहां पर पता कर रहे हैं? अर्थ की सरफेस पे। वो अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और अर्थ की सरफेस के नीचे भी ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, पर एक बात जरूरी कहना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं कभी इस पॉइंट को इस पोजीशन से लोकेट कर रहा हूं, कभी पीछे जाके लोकेट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट की पोजीशन में अपने रेस्पेक्ट में ही तो बताऊंगा, या किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही तो बताऊंगा। तो यहां पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर्वेइंग एक आर्ट या साइंस है, जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वेइंग बोलते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर और इसको हिंदी में समझाएंगे, थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। तो सर्वेइंग इज अ आर्ट और साइंस टू determine the position of a point above or beneath the earth
सरफेस विथ respect to some other point। और ध्यान रहे विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट को मुझे लेना ही पड़ेगा। तो सर्वेइंग सिंपली अर्थ की सरफेस में अबव, वो सरफेस के ऊपर भी हो सकता है पॉइंट, नीचे भी हो सकता है, वहां पर किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग। या हिंदी में अगर हम बात करें तो किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष हमारा सिंपली सर्वेक्षण कहलाया जाता है। समझ गए? अब ये सारे पॉइंट की हम बात कहां पे कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे। कहां पे हम बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे। तो अगर हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि हमारा अर्थ का सरफेस या अर्थ का शेप, अगर मैं बोलूं तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है। तो इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं शेप ऑफ अर्थ। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, बस आपको ध्यान देना है और कहां पर नहीं आया ये पूछना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप एज ए सिविल वालों को पढ़ा रहा हूं मैं, और ऐसे ही मैंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को भी जनरल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो उनको अगर दिक्कत नहीं आ रही तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ अर्थ के। अब कोई कहता है हमारी अर्थ चपटी है, किसी का कहना है अर्थ गोलाकार है, कोई कहता है इलिप्सॉइडल है, कोई कहता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। अरे अर्थ है क्या? कोई कहता है पैराबोलिक है। तो एक्चुअल अगर मैं बात करूं तो अर्थ के शेप को प्रॉपर अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर भी अगर हम समझना चाहें थोड़ा बहुत अर्थ के शेप को तो बात करते हैं कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो एक्सिस रहती हैं, एक ये वाली एक्सिस रहती है जो इक्वेटर से पास होके जाती है, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस। और एक एक्सिस हमारी ये रहती है जो पोल्स को कनेक्ट करते हुए आती है, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। अब कौन सी बात सही है उसकी हम बात करते हैं। कहीं आपने सुना होगा हमारी अर्थ चपटी है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है गोलाकार है, कोई कहता है एक गुलाब सा है ना, कोई कहता है इलिप्सॉइडल है। तो उन सब की ही हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में अर्थ का शेप कैसा है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को अलग अलग पकड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोलर एक्सिस की, किसकी बात करूं? पोलर एक्सिस की, है ना। तो अगर मैं पोलर एक्सिस की बात करूं तो मतलब ये वाले एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं अर्थ के शेप को समझूं तो मेरी अर्थ कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की है, और इस शेप को हम बोलते हैं ओवेलॉइड। क्या बोलते हैं? ओवेलॉइड। या आपने सुना होगा अंडाकार, देख रहा होगा आपको, अंडाकार टाइप का ही आपको दिख रहा है। तो यहां पर हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके की है? ओवेलॉइड है। कैसी है? ओवेलॉइड। अगर आपको कोई पूछे कि अर्थ का शेप पोलर एक्सिस में कैसा है तो आप बोलोगे कि अर्थ का शेप पोलर एक्सिस में ओवेलॉइड है। ठीक है, अब यहां पर भी अगर एक क्वेश्चन फिर से फ्रेम हुआ है कि वो पूछता है कि जो कौन सा एंड है वो अर्थ का फ्लैट है। पोलर एक्सिस में कौन सा एंड अर्थ का फ्लैट है? तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका साउथ वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या है? फ्लैट है। साउथ वाला पार्ट आपका क्या है? थोड़ा सा फ्लैट है ना। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा अर्थ हमारी चपटी है भी बोलते हैं, तो चपटी है पर कौन से एंड से है? साउथ एंड से। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। एक एक क्वेश्चन की भी मैं आपको साथ साथ बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी पोलर एक्सिस की बात करें तो इसका जो साउथ एंड है ये नॉर्थ एंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या है? फ्लैट है या चपटा है। और अगर मैं इस एक्सिस का कुछ डायामीटर होगा, उस डायामीटर की मैं बात करूं तो इसका डायामीटर है 12713.8 किलोमीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 12713.8 किलोमीटर, 12,713.8 किलोमीटर जो है इसका रेडियस है। वो कौन सी एक्सिस में है? पोलर एक्सिस में है। कहां? कौन सी एक्सिस में है? पोलर एक्सिस में। ये डाटा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कौन से एक्सिस की, मैंने पोलर एक्सिस की बात कर दी, दूसरी अगर मैं बात करूं कौन से एक्सिस की? इक्वेटोरियल एक्सिस की। किसकी बात करूं? इक्वेटोरियल एक्सिस की। तो अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करूं तो इक्वेटोरियल एक्सिस में हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की है।
कुछ इस तरीके की है, जिसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइडल। क्या बोलते हैं? इलिप्सॉइडल। तो कहीं कहीं इलिप्सॉइडल देखा होगा आपने। आंसर अपने आप में ठीक है, पर मोस्ट एक्यूरेट तभी बोलेंगे जब वो आपसे बोलता है कि बताओ अर्थ का शेप इक्वेटोरियल एक्सिस में कैसा है, तो आप बोलोगे इलिप्सॉइडल है। पोलर एक्सिस में कैसा है, तो आप बोलोगे ओवेलॉइड है। ठीक है, अब यहां पर भी इसका डायामीटर है, वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 127556.75 किलोमीटर। कितना है? 127556.75 किलोमीटर। तो ये दो चीज हमें पता चल गई कि अगर मैं बात करूं पोलर एक्सिस में तो हमारी अर्थ का रेडियस है 12713.8 किलोमीटर, और वहीं अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल एक्सिस में तो हमारी अर्थ का जो रेडियस है 12756.75 किलोमीटर है। रेडियस नहीं, सॉरी, डायामीटर जो है 12756.75 किलोमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है जी। ये 12756 है, 12713 है। तो यहां पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस है वो पोलर एक्सिस से ज्यादा है। जो इक्वेटोरियल है एक्सिस है वो पोलर एक्सिस से क्या है? ज्यादा है। या इक्वेटोरियल एक्सिस का जो डायमीटर है वो पोलर एक्सिस से क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये आपसे सवाल पूछेगा। तो यहां पर आपको ये नोट बना के लिखना है कि इक्वेटोरियल एक्सिस exceeds पोलर एक्सिस। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो ये लगभग आपको 42.95 किलोमीटर मिलेगा। और कहीं कहीं बुकों में 42 किलोमीटर भी लिखा है, कहीं कहीं बुकों में 43 किलोमीटर भी लिखा है। तो इसके लिए उस बुक वालों से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मोटा मोटा डाटा याद रखना है 42 या 43 किलोमीटर के पास का। वो ऐसे नहीं करेगा कि 42 भी दे दिया, 42.95 भी दे दिया, 43 भी दे दिया, फिर तो ये लड़ने झगड़ने वाली बात हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 42.95 किलोमीटर जो हमारी अर्थ का इक्वेटोरियल एक्सिस है वो पोलर एक्सिस को एक्सीड कर रही है। कितनी ज्यादा है? 42.95 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये तो इतनी डिस्टेंस या इतनी लेंथ से एक्सीड कर रही है। कभी कभी क्वेश्चन में वो कह देता है बाय व्हाट परसेंटेज, किस परसेंटेज से। अब यहां पर बाय परसेंटेज नहीं पूछा, यहां पर बाय डिस्टेंस पूछा है। पर वहीं पर ही क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप जब देखोगे कि कितनी परसेंटेज से करती है, तो आप 42.95 अपॉन ये करोगे इंटू 100 करोगे तो आपको वहां पर परसेंटेज मिल जाएगी। तो मैं लिख भी देता हूं जो आएगी, दैट इज 0.34%। आप लोग चेक कर लीजिएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। पर आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस की बात कर रहे हो, हमारे पेपर में तो क्वेश्चन ये आया था कि बताओ अर्थ का शेप कैसा है। ये नहीं पूछा गया था इक्वेटोरियल एक्सिस या पोलर एक्सिस में। तो अगर हम अब इस अर्थ के शेप की, इसके ऊपर ही इतने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, देखिए, और हुए हैं ये क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तभी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे किसी ना किसी पेपर में आपको दिखेंगे। अब अगर मैं पूरा ओवरऑल शेप की बात करूं तो इस तरीके का है आपका शेप। यहां पर थोड़ा ज्यादा है इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस थोड़ी कम है, और ये इसमें तो इलिप्सॉइडल टाइप का, यहां पर थोड़ा फ्लैट है और फिर कुछ इस तरीके का है, और ये वाला एरिया थोड़ा इसका फ्लैट है। कुछ इस तरीके का हमारी अर्थ का शेप है। तो इस शेप को हम बोलते हैं जो आपका ऑबलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं? ऑबलेट स्फेरॉइड। कि पूछे अगर व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, मैंने कहा डिफाइन तो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, पर पेपरों के हिसाब से फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो आप बोलेगा अर्थ का शेप कैसा है। अभी इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस से बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं अर्थ का शेप कैसा है। तो आप बोलोगे ऑबलेट स्फेरॉइड है, जिसको हिंदी में लक्ष्य भक्ष्य परिक्रमण गुलाब बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑबलेट स्फेरॉइड ही याद रखिए। ठीक है, मैंने अब आपको बताया, तो यहां से हमें पता तो चल रहा है कि अर्थ के शेप में कर्व्स है, या अर्थ का शेप कैसा है? कर्वेचर है। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब अर्थ के शेप में थोड़े क्या है? कर्वेचर्स है या कर्व्स हैं। साफ साफ आपको दिख रहा है कर्व टाइप के ही तो है अर्थ, कर्वेचर्स है। अब जब इसके शेप को थोड़ा और बारीकी से समझा गया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हो कि अर्थ के शेप में कर्व तो हैं, बट ऐसा भी नहीं कि ये प्लेन कर्व है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्लेन सा कर्व है, ऐसे कर्व नहीं अर्थ के शेप में। अर्थ के शेप में कुछ इस तरीके के कर्व है बोलता है वो। जब और बारीकी से इसके शेप को समझा गया तो उसने बोला अर्थ के शेप में ऐसे कर्व नहीं है प्लेन कर्व, उसने बोला ऐसे कर्व हैं। और ये ऐसे कर्व जो ग्रीन से आपको दिख रहा है ये इर्रेगुलर है। कैसे कर्व है? प्लेन कर्व ना होके कैसे है? इर्रेगुलर कर्व। ये कैसे कर्व हैं?
इर्रेगुलर कर्व है। कैसे कर्व हैं? इर्रेगुलर कर्व। और इस ग्रीन वाले शेप को अगर और अच्छे से इसने डिफाइन किया तो इसने बोला इसी शेप को हम बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड। अब अगर आपसे पूछेगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट भी करेंगे, तब तक वो बोलेगा व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, वो बोलेगा ओवेलॉइड, इलिप्सॉइडल, ऑब्लेट, स्फेरॉइड और जियोइड। तो किस ऑप्शन पे टिक मारेंगे आप कमेंट में बताइए। अब ये भी क्वेश्चन एसएससी ने ही पुट किया है, व्हाट इज जियोइड शेप। जियोइड शेप से आप समझते क्या है? तो मैंने कहा इर्रेगुलर कर्व शेप। हमारा जियोइड क्या है? इर्रेगुलर कर्व शेप ऑफ जीरो एलिवेशन। जीरो एलिवेशन, जहां पर एलिवेशन क्या है? एलिवेशन मतलब इसी पॉइंट पे ही हम सरफेस पे ही बात कर रहे हैं, तो एलिवेशन क्या है आपका? जीरो है। तो इस शेप को ही हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड। तो अगर ये चार, बिल्कुल यहां पर कमेंट भी कर दिया, अगर कोई पूछे कि एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ क्या है तो आप बोलोगे जी जियोइड है। और जियोइड क्या है? इर्रेगुलर कर्व शेप ऑफ जीरो एलिवेशन। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होंगे। सबसे पहला, इक्वेटोरियल एक्सिस में शेप बताओ, आप बोलोगे इलिप्सॉइडल। पोलर एक्सिस में बताओ ओवेलॉइड। इक्वेटोरियल एक्सिस में डायमीटर बताओ 12756, इतना ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे का याद रखना है। पोलर एक्सिस में 12713 है ना। कौन सी साइड फ्लैट है पोलर एक्सिस में? साउथ एंड फ्लैट है। कितने किलोमीटर से डिफर कर रही है? 42.95। कितनी परसेंट से कर रही है? 0.34%। ठीक है। उसके बाद वो कहेगा एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ क्या है। अगर ऑप्शन में जियोइड नहीं है तो आप ऑब्लेट स्फेरॉइड के साथ जा सकते हो, बट अगर ऑब्लेट स्फेरॉइड के साथ साथ जियोइड भी है तो आंसर आपका क्या होगा? जियोइड ही होगा। ठीक है। उसके बाद जियोइड शेप क्या है? इर्रेगुलर कर्व शेप ऑफ जीरो एलिवेशन। अब इतनी महाभारत होने के बाद भी अब आप जब कैलकुलेशन करते हो, अब कैलकुलेशन करते हैं तो हम बोलते हैं अर्थ का रेडियस इतना है। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं किसकी? कैलकुलेशन की। किसकी बात करते हैं? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के पर्पज से अर्थ को कैसे कंसीडर किया गया है? स्फेरिकल। कैसा किया गया है? स्फेरिकल। कैसा शेप किया गया है? स्फेरिकल। और अगर आपसे पूछे कि अर्थ का रेडियस बताओ या डायमीटर बताओ तो आपने देखा होगा जो अर्थ का रेडियस होता है दैट इज 6370 किलोमीटर लिया जाता है। जब भी आप अभी आगे भी कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर भी आप देखोगे जो अर्थ का रेडियस लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 6370। या डायमीटर बोलना है तो इंटू 2 कर दीजिए, आप समझ रहे हैं, तो 12700 समथिंग ही आएगा आपका। ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हमारी अर्थ को कैसा लिया गया है? स्फेरिकल। तो आप एक चीज देखिए कि अर्थ के शेप के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो किसी को यहां पर डाउट है तो पूछ दीजिए, अगर नहीं है तो ओके करते हुए। देखिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप कम्युनिकेट करोगे तभी हमें भी पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइव बैच लॉन्च करने का मतलब ही यही है कि आपकी ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए और आपको प्रॉपर फील दिलाया जाए कि ऑफलाइन क्लासेस में भी इसी तरीके से क्लासेस चलती हैं। क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में आप लेके रख लेते हो, फिर उसको पढ़ते नहीं हो, बट लाइव में आप एक शेड्यूल बना के चलते हो कि इतने बजे क्लासेस चलनी है, तो उस हिसाब से आप आते हैं। ठीक है। हमने जान लिया कि सर्वे क्या होती है, हमने ये जान लिया कि अर्थ के शेप की अगर हम बात करें तो कैसा कैसा अर्थ का शेप है। अब सवाल ये आता है कि सर्वे को हम पढ़ क्यों रहे हैं, या सर्वे को पढ़ने का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने बोला सर्वे का एम या ऑब्जेक्टिव, मेन, ये भी ऑब्जेक्टिव आया है, मेन एम, या अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे को पढ़ने का। मैंने कहा था कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो पता हो कि आप पेपरों के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उसको। तो सर्वे क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, उसी को हम सर्वे बोल रहे हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम सर्वे, अब है ना, क्या करना है सर्वे से हमको पढ़ के। हमने कहा किसी पॉइंट की पोजीशन को हमने प्लॉट करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या करना है? प्लॉट करना है या फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आपने उसको फाइंड आउट कर दिया, अब बताओ आगे क्या करोगे। आपने उस पॉइंट की पोजीशन को पता कर लिया, मैंने कहा मेरे से इतने दूरी पे है, इतने एंगल पे है, कर लिया।
अब क्या करना है, अब इस डाटा को कहाँ प्लॉट करना है, मैप में या ड्राइंग शीट में। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वेइंग का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज टू प्रिपेयर, क्या बनाना है, मैप। क्या बनाना है, मैप। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि सर्वेइंग का जो मेन एम या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैप प्रिपेयर करना है। मैं क्या करना प्रिपेयर है, मैप प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो कैलकुलेशन आप मेजर करोगे एट द एंड उसको प्लॉट कहाँ करोगे, मैप में ही तो करोगे, तभी तो काम आगे को चलेगा। अब आपने कैलकुलेशन करके रख दी, अभी किसी ने पढ़ना है उसको, तो बार बार वो साइट पर थोड़ा ना विजिट करेगा, वो तो घर में बैठे बैठे पढ़ना चाहेगा, ऑफिस में बैठे बैठे पढ़ना चाहेगा। तो उसके लिए आपको उसको क्या देना पड़ेगा, मैप। कभी आप जाते भी हो, हमको ये करना है वो करना है, तो कहते लाओ मैप दिखाओ, है ना। तो मैप प्लॉट करना जरूरी है। तो उससे पहले आप सर्वे करोगे, उसकी पोजीशन को पेपर में लोकेट करोगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैप बनाना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वेइंग का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल तो होल टू पार्ट हो गया, वो आगे बात करेंगे। अगर सर्वेइंग का एम या ऑब्जेक्टिव की अगर आपसे बात करें, तो सर्वेइंग का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैप प्रिपेयर करना है। क्या करना है, मैप प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं, मैप प्रिपेयर करना है जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे, है ना, मैंने मेजरमेंट ली, मैंने माना एक बड़ा सा प्लॉट है, उसमें कुछ मेजरमेंट ली, अब मैंने उसको कहाँ पर प्लॉट करना है, मैप में प्लॉट करना है। तो अगर मुझे उसे मैप में प्लॉट करना है तो ऐसा का एज इट इज तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माना मैं कोई 100 मीटर की डिस्टेंस मेजर करके आ रहा हूं फील्ड में, अब मैं पेपर में कैसे बनाऊंगा 100 मीटर की डिस्टेंस को, है ना। तो उसके लिए मुझे फिर क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे आज के सेशन का है, दैट इज अबाउट स्केल। किसके बारे में है, स्केल के बारे में। तो स्केल क्या होता है, हमने कहा सर्वेइंग का एम या ऑब्जेक्टिव है मैप प्रिपेयर करना। मैप प्रिपेयर करने के लिए हमको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। मेजरमेंट हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, ग्राउंड में। अब वो मेजरमेंट बड़ी बड़ी होंगी, हो सकता है छोटी भी हो, तो उस बड़ी चीज को अगर छोटे में आपको दिखाना है तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा क्या, स्केल। क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। तो व्हाट इज स्केल, तो कभी भी अगर हमें किसी बड़ी चीज को अगर छोटे में दिखाना होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल। तो वहां पर हमें क्या किस चीज को यूज करना होता है, स्केल। और आपने देखा भी होगा जब आप पढ़ते हो YouTube वीडियो क्लियर चल रही है बट लाइव को बफर पे बफर, एक बार नेटवर्क आप देखिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम ना आ रही हो आपके वहां पर, तो एक बार देखिएगा कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्केल्स की। तो क्या होता है, किसी बड़ी चीज को अगर हमने छोटे में प्लॉट करना है तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। ठीक। अगर मैं अब स्केल की बात करूं, स्केल की बात करूं, तो स्केल हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला स्केल होता है दैट इज न्यूमेरिक स्केल, न्यूमेरिक स्केल, और दूसरे होते हैं हमारे ग्राफिकल स्केल। कौन से होते हैं, ग्राफिकल स्केल। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब आप चार्ट बनाते हो तो सबसे नीचे आप लिखते हो स्केल, है ना। अब वहां पर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लिखा जाता है स्केल को। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं चार्ट, या दो तरीके से स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकली और एक ग्राफिकली। अब देखो न्यूमेरिक, नाम ही से पता चला, न्यूमेरिक मतलब नंबर, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो कहीं पर भी अगर नंबर फॉर्म में कुछ लिखा है तो उस स्केल को हम बोलेंगे न्यूमेरिक स्केल। क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक स्केल, है ना। तो देखिए आपने देखा होगा कहीं पर इस तरीके से लिखा होता है कि लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, इस तरीके से लिखा होगा। अब इसका मतलब तो हमें समझ में आता है कि जो पेपर में 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में 20 मीटर है, या जो ग्राउंड का 20 मीटर है उसको पेपर में 1 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का आपने देखा होगा, एक इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर सर्टेन सेंटीमीटर को सर्टेन मीटर से दिखा रखा है, कुछ सेंटीमीटर को कुछ मीटर से दिखा रखा है, तो इस स्केल को हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स स्केल। अगर सर्टेन सेंटीमीटर को सर्टेन मीटर से दिखाया हुआ है तो इस तरीके के स्केल को हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। दूसरा आपने नंबर फॉर्म में, क्योंकि न्यूमेरिक स्केल की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक में सबसे पहला हो गया इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल कब बोलेंगे, अगर सर्टेन सेंटीमीटर को सर्टेन मीटर से दिखा रखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंजीनियर्स स्केल।
दूसरा हमारा होता है, आपने देखा होगा रेशियो फॉर्म में लिखा रहता है, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है 1:1000, इस तरीके से भी स्केल लिखा रहता है। तो इसको बोलते हैं हम RF। क्या बोलते हैं? RF। और इस RF का फुल फॉर्म भी पूछा गया है पेपर में, और इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रैक्शन का हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो ये लिखा है ये RF फॉर्म में लिखा है। ये किस फॉर्म में लिखा है? इसके RF। और इसको ही फुल फॉर्मली हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF को निकालना अगर है तो हम कैसे निकालेंगे जी? दैट इज, इसका एक फॉर्मूला रहता है बड़ा सिंपल, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड बोल दो या एक्चुअल बोल दो, ग्राउंड या एक्चुअल डिस्टेंस। तो RF इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, या मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? RF बोलते हैं। RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब ये रेशियो है तो ये चीज भी ध्यान रखना, और बड़ा मेन पॉइंट है कि ऊपर और नीचे अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दोनों तरफ यूनिट सेम होंगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ यूनिट सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। मैं बोलता हूं जो इंजीनियर्स स्केल है इसको RF फॉर्म में लिखो। इसको किस फॉर्म में लिखो? RF। अब आपने इंजीनियर्स स्केल में देखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो ग्राउंड में 20 मीटर है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इसकी मैप में है, 20 मीटर ग्राउंड में या एक्चुअल में है। तो अगर मेरे को इसका RF निकालना है तो मैं कैसे फॉर्मूला यूज करूंगा? RF बराबर मैप डिस्टेंस, मैप में कितनी है? 1, और ग्राउंड में कितनी है? वो 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। तो 1/20। अब ये मीटर है और ऊपर आपने सेंटीमीटर में लिखा है, तो आपको इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर। बस इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट बस इतना है। इसके बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको स्केल के ऊपर, और जितने प्रीवियस ईयर में आए हो, चाहे IES में आए हो, चाहे SSC में आए हो, चाहे UKPSC में आए हो, चाहे स्टेट लेवल AE JEE कहीं पर भी आए हो, वो सारे क्वेश्चन, चाहे गेट की भी अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट कॉन्सेप्ट आपको उतना ही ध्यान रखना है। मैंने बोला RF मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। दूसरा बहुत मेन कॉन्सेप्ट कि दोनों तरफ यूनिट सेम होंगी। तो इसको नीचे आपने 20 मीटर लिखा है तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20 मीटर को आपने जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो 2000 लिखा। तो यहां पर इस तरीके से इसी को RF फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? 1:2000। अब इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो 2000 सेंटीमीटर ग्राउंड में है बोल दो, या 20 मीटर ग्राउंड में है बोल दो, बात एक ही है। इसको अगर मैं देखूं तो मैं इसको भी ऐसे ही बोलूंगा, जो 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो 1000 सेंटीमीटर ग्राउंड में है, या 10 मीटर ग्राउंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है RF के बारे में, और RF के ही ऊपर क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो नो करके कमेंट में लिख दीजिए। दूसरे स्केल होते हैं हमारे ग्राफिकल स्केल। दूसरे स्केल हमारे कौन से होते हैं? ग्राफिकल स्केल। अब ग्राफिकल स्केल क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ का ही पेपर रहता है, नीचे लिखा रहता है स्केल बराबर, इस तरीके से ब्लॉक भी बनाए रहते हैं, है ना, कि एक डब्बा 1 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से ग्राफ में देखा होगा, है ना। तो इस स्केल को हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल स्केल। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन और फ्रेम होगा, या एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इन दोनों स्केल में, ये SSC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि इन दोनों स्केल में ज्यादा एक्यूरेट स्केल कौन सा है? ग्राफिकल स्केल ज्यादा एक्यूरेट है, या आपके इंजीनियर स्केल ज्यादा एक्यूरेट है, या आपका RF ज्यादा एक्यूरेट है? तो देखिए, अभी इसके ही बाद एक टॉपिक और आप पढ़ते हैं हम, श्रंक स्केल का। किसका बोलते हैं? श्रंक। आपने देखा होगा कि हमारा जो लेंथ है कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, श्रंक हो जाती है। अब मैप का काम क्या था? हम ऑफिस में बैठे बैठे ग्राउंड में वो चीज एक्चुअल में कितनी है ये बता पाए, बट हुआ क्या कि वो स्केल क्या हो गया? श्रंक हो गया। लेंथ क्या होगी? श्रंक होगी। अब जब वो लेंथ श्रंक हो गई तो आप एक्चुअल में वो चीज ग्राउंड में कितनी है ये नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब जो श्रंक है, श्रंकेज है, जो स्केल में आएगी या मैप में आएगी, वो आपको गलत कैलकुलेशन को बताएगी, जिसके वजह से एरर आएंगे। तो इन स्केलों में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ग्राफिकल स्केल है,
इसमें श्रंकेज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी आप फोटोकॉपी भी कराने जाते हो तो आप कहते हो यार ये दोनों को एक ही में कर दो, ये दोनों पेजों को एक ही में कर देना, तो आपने वहां पर उसके स्केल को क्या कर दिया, श्रंक कर दिया, छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना। तो उससे क्या आएगी, दिक्कत आएगी किसको, पढ़ने वाले को, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज को ग्राउंड में कितना है ये नहीं बता पाएगा। और आपका सर्वेइंग का काम ही यही है कि घर बैठे बैठे बंदा बता पाए कि वो चीज एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी है। तो इन स्केलों में क्या है, श्रंकेज की दिक्कत आती है, इंजीनियर स्केल, आरएफ की अगर मैं बात करूं। बट ग्राफिकल स्केल में जिस रेशियो से आपकी लेंथ श्रंक होगी और वो बॉक्स भी तो उसी रेशियो से श्रंक होगा। इसीलिए जो बोला जाता है कि जो ग्राफिकल स्केल है वो हमारे क्या रहते हैं, मोर एक्यूरेट रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी के ऊपर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट, विच स्केल इज द मोर एक्यूरेट, तो आप बोलोगे ग्राफिकल स्केल। अब ये जो बोर्ड में है आप इसको देख लीजिए, कहीं पर डाउट है पूछिए। उसके बाद में केवल और केवल इसके क्वेश्चन से ही कराऊंगा आपको, क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों की ही मैं बात करूंगा। और कॉन्सेप्ट बस इतना है, आरएफ को आप यहां से पकड़ के ले जाइए, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, और ऊपर नीचे यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन किस किस तरीके से इसके ऊपर आएंगे, और मैं कहीं पर भी इन दो बातों से अलग नहीं जाऊंगा, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस और दूसरा यूनिट सेम होती, इसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। अभी जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा पर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा। अब क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ अ मैप, the scale of a map is 1 ratio 1 2 3 4 5, 1 ratio 1 lakh, 1 ratio 1 lakh। वो कहेगा इट मीन्स, इसका मतलब क्या है ये बताओ, इट मीन्स इसका मतलब क्या है ये बताओ। ऑप्शन दे देगा ए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे देगा बी 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा सी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो बताइए इन तीनों में कौन सी बात सही है, या ऑप्शन डी आप लोग खुद बना के बताइए। तो आपको क्वेश्चन बोल देगा कि एक इसके मैप है जिसमें जिसका स्केल है 1 रेशियो 1 लाख, वो कहेगा इसका मतलब क्या है, क्या समझ पा रहे हो आप इससे। पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, या चौथा ऑप्शन है जो हम लोगों ने ही लिखना है, ठीक है। वो सही ऑप्शन भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या इन तीनों में ही कोई सही भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको इस वैरायटी का या इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इनको आरएफ में चेंज करूँ तो मुझे पता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, मैप ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी लिख दूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5, और ये इसके तरह सेम ही चीज़ लिखी गई है, ठीक है। ये चीज़ इसके तरह सेम ही लिखी गई है, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसके, ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इसको अगर मैं आरएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 रेशियो 1000 तो लिखा ही है, 1 2 3 1 2 3। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये भी 1 रेशियो 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये और ये दोनों चीजें सेम कही गई, ये और ये दोनों चीजें क्या है, सेम कही, ठीक है। अब अगर मैं तीसरी बात करूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर।
अब देखो इसको अगर मेरे को रेशियो फॉर्म में लिखना है, अब 10 किलोमीटर है तो 10 तो ये लिखा गया, अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 3 जीरो बढ़ाओगे पहले, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे क्योंकि वहां तो सेंटीमीटर है, तो 2 जीरो और बढ़ाओगे। अब ये 1 लाख ना होके 10 लाख हो गया, 1 लाख ना होके कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा है सही। हाँ, यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता तब वो सही बैठ जाता। तो ऑप्शन यहां पर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऐसे ऑप्शन देगा वो, बोथ ए एंड बी। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 1 लाख सेंटीमीटर मैप में, या बोल दो बराबर 1000 मीटर या बराबर 1 किलोमीटर। तो ये बात हमारी क्या है, सही। ठीक है, तो पहला इस तरीके का आपका क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो नो सर लिख दीजिए। ठीक है, ओके है ना, या ओके है लिख दीजिए। ओके है का मतलब कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं। 1 सेंटी वो कहेगा इफ 4 सेंटीमीटर on map is equal to 2 kilometer of ground। ठीक है, then find the scale, then find the scale या find the आर बोल दो, स्केल बोल दो। आपको बोल देगा अगर 4 सेंटीमीटर मैप में इक्वल है, आप लोग आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, ओके नो यस के जगह आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला है कि कोई 4 सेंटीमीटर की मैप में जो चीज़ है वो ग्राउंड में 2 किलोमीटर की बराबर है, तो बताइए इसका स्केल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज आर एफ बराबर मैप में डिस्टेंस। अब मैप में डिस्टेंस कितनी है, 4, और वही चीज़ अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड में कितनी है वो चीज़, 2 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को फिर से आपको किस में चेंज करना पड़ेगा जी, सेंटीमीटर। किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो 2 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर में किलोमीटर को चेंज करने के लिए सीधा आपको ध्यान होना चाहिए, 3 तो मीटर के लिए बढ़ते हैं, 2 जीरो और बढ़ जाते हैं सेंटीमीटर के लिए, तो सीधा 2 लाख हो। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्केल को जनरली 1 रेशियो के फॉर्म में ही देखा होगा आपने, 4 रेशियो ऐसा नहीं लिखा होगा, 1 रेशियो के फॉर्म में लिखा होगा, है ना। तो 1 रेशियो के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो 4 पंचे 20, तो 1 रेशियो 50,000। तो इसका स्केल क्या रहा होगा, 1 रेशियो 50,000। 2 बट्टे, ठीक है, 2 बट्टे भी 2 बट्टे इसलिए सही नहीं बोलूंगा, जनरली आपका जो क्वेश्चन भी रहेगा ना वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, स्केल को 1 रेशियो के फॉर्म में ही लिखा जाता है हमेशा। आप कभी भी देखना 1 रेशियो करके ही स्केल को लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिर भी आपने कोई दिक्कत नहीं, सही अटेम्प्ट किया, 4 पंचे 20, 5 बार कट गया, तो 1 रेशियो 50,000 इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट फिर से है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, इन एन ओल्ड मैप, मैं सारे क्वेश्चन ये करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे पीछे ही रहेगा इनमें से। इन एन ओल्ड मैप, किसी पुराने मैप में, ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट। ठीक है, 1 इंच आपका किसके बराबर है, 1 है, ठीक है, 1 इंच आपके 50 फीट के बराबर है। अब वो बोलेगा इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट किसके, इक्विवेलेंट ये होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 60 मीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। ठीक है,
तो आप लोग करिए, इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्वेश्चन को समझिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि किसी पुराने मैप में 1 इंच आपका किसके बराबर है, 50 फीट के बराबर। अगर ऐसा ही मैं इसको इक्विवेलेंट बनाऊं नई किसी नए मैप में, तो वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है, किसके तरह ऐसा इक्विवेलेंट होगा। और 4-5 आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिए। सी ऑप्शन बता रहे हैं नागेंद्र। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया है 1 इंच बराबर 50 फीट है। तो 1 इंच का मतलब हुआ, अगर आप देखें यहां पर जो यूनिट है सेंटीमीटर मीटर में खेल रखा है, तो हम भी क्यों ना इसको सेंटीमीटर मीटर में ही, क्योंकि एज पर ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहां पर ऑप्शन को पहले देखा जाता है जनरली, ये ध्यान रखना। अब पता चल रहा आप ऐसा आंसर निकालने जा रहे हो जो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर को निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए 1 इंच में आपके लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए मैं सेंटीमीटर में ही चेंज कर देता हूं। तो 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 50 फीट बोल रहा, तो 1 फीट में आपके 12 इंच होते हैं। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। तो 50 इंटू 12 इंच हो गया, और इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इंटू 2.54 और करना पड़ेगा। तो मतलब 30 से ऊपर चले जाता है समथिंग। अगर आप देखोगे तो 12 गुणा 2.54 करोगे तो 31 के आसपास पहुंच जाता है उनके बीच में ये वैल्यू। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो यहाँ से 2.54 से 2.54 कैंसिल आउट हो गया, और ये 12 पंचे 60 हो गया, तो 600। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर होगा। जो आंसर होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। अब पहला ऑप्शन देखें, 1 सेंटीमीटर बराबर 60 मीटर। अब 60 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 6000 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन तो हट गया, ये भी हट गया। अब मीटर में दिया है, अब देखो आप इसी चीज को और ऐसे लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लार्ज या स्मॉल। इसी स्केल में लार्ज या स्मॉल स्केल, इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या ये पूछ भी दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज स्केल, या इस तरीके से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल स्केल, या थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन दे दे, या एक्यूरेट, डिटेल्ड, लेस डिटेल्ड, इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर वो फ्रेम कर देता है। ठीक है, चलिए इसमें भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ये 10 मीटर ही करते हैं, और एक लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर। आप इसको सिंपली समझिए, मैं आपको कोई चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती रटाने की कोशिश नहीं करना है, आपको समझनी है ये चीज़। आप एक चीज़ समझिए, मैंने क्या करा, मेजरमेंट ली और उन मेजरमेंट के बेसिस पर 2 मैप बनाए। एक मैप बनाया ए और एक मैप बनाया बी। ठीक है, एक मैप बनाया ए और एक मैप बनाया बी, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, डिटेल, लेस डिटेल सब यहीं पर समझाना चाह रहा हूँ। अब पहले स्केल में आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का स्केल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैप में 1 सेंटीमीटर का डब्बा है वो ग्राउंड में किसको दिखा रहा है, 10 मीटर को दिखा रहा है। इस तरीके से 10 मीटर को दिखा रहा है। दूसरे को अगर मैं समझू, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। दूसरे का मतलब ये हुआ कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर का डब्बा है वो ग्राउंड के 80 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना, ग्राउंड के 80 मीटर को, ऐसे 80 खांचे होंगे और इसमें 10 खांचे होंगे। ये 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर 80 मीटर को दिखा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों स्केलों में अगर मैं बात करूं तो स्केल ए और बी में से एक्यूरेट ज्यादा कौन सा होगा। पहले मैप में तो आपने क्या किया कि 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया, दूसरा 80 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया।
पहले मैं 10 मीटर को एक में दिखाया, एक तो फिक्स रहेगा, दूसरे में 80 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में एक्यूरेट ज़्यादा कौन होगा? तो देखो जिसमें रीडिंग बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, साफ साफ दिख रही होंगी, डिटेल्ड दिख रही होंगी, वही स्केल तो एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैप ए है वो एक्यूरेट भी है और अगर आप देखें तो वो डिटेल्ड भी है एज कंपेयर्ड टू मैप बी। जो मैप ए है वो एक्यूरेट भी है और डिटेल्ड भी है। देखो 1 सेंटीमीटर में इतना दिख रहा है और एक में इतना, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ए एक्यूरेट भी है और डिटेल्ड भी है। और ध्यान रहे जो स्केल एक्यूरेट होता है वही स्केल डिटेल्ड होता है और वही स्केल लार्ज भी होता है। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि स्केल ए इज एक्यूरेट, डिटेल्ड एंड लार्ज। तो अगर आपसे बोलेगा मैप ए और बी में कौन ज्यादा एक्यूरेट है या कौन ज्यादा डिटेल्ड है या कौन ज्यादा लार्ज स्केल है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? मैप ए इज मोर एक्यूरेट, मोर डिटेल्ड एंड लार्ज स्केल एज कंपेयर टू मैप। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन आपका आएगा दैट इज which of the following is largest scale? ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, सी लिख देते हैं 1:100 और डी लिख देते हैं 1:100 और डी लिख देते हैं 1:1000। तो बताइए, आपको सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा स्केल आपका लार्जेस्ट है, कौन सा स्केल आपका लार्जेस्ट है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं पीछे समझूं, आप ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप अगर देखें, या स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है या पैटर्न भी पूछ सकता है, कौन सा डिटेल्ड है कौन सा लेस डिटेल्ड है, तो सारा इसी में समझेंगे। एक चीज और पकड़ के चलना, मैप ए और मैप बी की बात करूं इसमें ही, तो मैप ए का आरएफ क्या होगा? देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, मतलब 1/1000। और मैप बी का जो आरएफ होगा वो क्या होगा? 1/8000 होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में आरएफ किसका बड़ा है, ए और बी में आरएफ किसका बड़ा है, तो आरएफ आप किसका बड़ा है, मतलब ओवरऑल आरएफ की वैल्यू 1/1000 है, 1/8000 है, तो जिसके नीचे जितनी बड़ी टर्म ओवरऑल उतना छोटा। तो आप ये देखोगे जो बी है वो छोटा दिख रहा है साफ साफ, आरएफ इसका जो है छोटा है और इसका आरएफ क्या है? बड़ा है। तो सिंपल बात है, मोर द आरएफ लार्जर द स्केल, लेस द आरएफ स्मॉलर द स्केल। इसका आरएफ बड़ा है, 1/1000 बड़ा है 1/8000 से, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं मोर द आरएफ लार्जर द स्केल, लेस द आरएफ स्मॉलर द स्केल। तो ये कॉन्सेप्ट को भी आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब देखिए, आप एक काम करिए, इनको रेशियो फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लीजिए सीधा। अब इसको अगर देखिए तो आप लिख सकते हो, वैसे तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो अंदाजा आते रहेगा आपको। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो 1:1 लाख लिख सकते हैं, इसको 1:500 लिख सकते हैं, ये 1:100 लिखा ही है, और इसको 1:1000 लिख सकते हैं। अब अगर आप इन तीनों में देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? 1/100 है, 1/500, 1/1 लाख है, 1/1000 है। तो सबसे बड़ा कौन है? 1/100। या आरएफ सबसे बड़ा किसका है? इस वाले ऑप्शन का। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा है? आपका सी, ऑप्शन सी है ना, मींस ग्रेटर द डिनोमिनेटर देन लार्जर इज द स्केल, न्यूमरेटर नहीं, उल्टा बोल दिया। देखिए आप कैसे बोल रहे हैं, ग्रेटर द मींस ग्रेटर द डिनोमिनेटर देन लार्जर द स्केल। नो 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 नो, गलत। ग्रेटर द डिनोमिनेटर लेसर द, अब ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ये भी ऑब्जेक्टिव आया था एसएससी में, और नीचे वाले को बोलोगे डिनोमिनेटर। अब आप स्टेटमेंट ये दे रहे हो, अगर ये लार्ज होगा तो ये
लार्ज होगा, ये कैसे हो जाएगा, ये लार्ज होगा तो ये लार्ज कैसे हो जाएगा, ये लार्ज होगा तो ये कम होगा ना, और ये कम होगा तो ये लार्ज होगा। तो आप ये बोल रहे हो डिनोमिनेटर लार्ज होगा तो स्केल लार्ज होगा, नहीं, डिनोमिनेटर कम होगा तो स्केल लार्ज होगा। डिनोमिनेटर कम होगा तभी आरएफ ज्यादा होगा, 1/1000 हुआ तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगी 1/8000 से। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो आरएफ बड़ा होगा, और आरएफ बड़ा होगा तो स्केल भी बड़ा होगा। समझ पाए? तो ऐसा ही क्वेश्चन अब आपने जब पूछ ही दिया, तो एसएससी में पूछा गया था 2000 शायद 18-19 के पेपर में, तो उसमें यही बोला था अगर हम क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को बढ़ा दें, स्केल के जो डिनोमिनेटर है, जो आरएफ का डिनोमिनेटर है उसको बढ़ा दें, तो स्केल बढ़ेगा या घटेगा? आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कि अगर हम, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिनोमिनेटर को बढ़ा दें तो हमारा जो स्केल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपका सवाल था। तो सभी लोग कमेंट में जरूर इसको आंसर करेंगे, ठीक है? आपका डाउट क्लियर हो पाया तो बता दीजिएगा। ओके, अंडरस्टैंड, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉल फॉर लार्जेस्ट स्केल, बिल्कुल। अब यहां पर अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट स्केल हमको यही दिख रहा, जो लार्जेस्ट होगा वही डिटेल होगा और वही एक्यूरेट। और अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, तो रेशियो के बाद जितनी बड़ी टर्म मतलब अपॉन वाले में ही तो जाएगा, तो जो बड़ी होगी वही तो स्मॉलेस्ट होगा, तो ये आपका स्मॉलेस्ट है और लेस डिटेल्ड भी है। अभी और क्वेश्चन और कराएंगे टेस्ट सीरीज में, आपको क्वेश्चन दुनिया भर के देंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टेटमेंट में कभी आ जाता है मैप ए या मैप बी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया वैसा, कि कौन सा स्केल डिटेल्ड है, एक्यूरेट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे को बढ़ते हैं, ठीक है? स्केल स्मॉलर यूज होगी अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल यूज, वो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्केल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपका। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको बहुत ही चीजें नहीं पकड़नी, आपने कॉन्सेप्ट पकड़ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। अब मैं हर एक क्वेश्चन जो आने वाला है वो थोड़ा ना बता सकता हूँ, जो आया है वो बता सकता हूँ, या ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये बता सकता हूँ। अब आपको केवल कॉन्सेप्ट को यूज करना है और उन कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको देखना है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो पाई? हमारा मेन फोकस यही रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है इतनी चीज़ें आप एक साथ याद नहीं रख सकते, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना सब खिचड़ी बन जाती है। बट मेन क्या है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आप रिटेन कितना कर सकते हो, ठीक है ना? तो मैटर ये नहीं करता, एक सिंपल सा एक डायलॉग है कि मैटर ये नहीं करता, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी सिलेबस है आपको डिफाइन है तो उसको 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सिलेबस 100% कवर करना मैटर नहीं करता, जो आपने कर लिया है उसको 100% करना मैटर करता है। मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका एक सिलेबस है, डिफाइंड है, आपने देखा ये भी पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, ये भी कर दिया, अपने क्वेश्चन को 100% सिलेबस कवर कर दिया, तो मेरा सिलेक्शन। मैटर ये नहीं करता कि आप कोई टॉपिक है उसको 100% कवर कर रहे हो, मैटर ये करता है कि जितना आपने पढ़ा है उसको 100% आप कैसे बना रहे हो, ठीक है? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन और फिर से बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। बहुत बार ये यूकेपीएससी वगैरह में पूछा गया और इसी तरीके का लास्ट ईयर एसएससी में भी फ्रेम हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एरिया, मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एरिया 33600, एक मिनट में क्वेश्चन चेक भी कर लेता हूँ साथ साथ में, ठीक है? 33600, बिल्कुल 336, अच्छे से लिख देते हैं, 33600 मीटर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ऑन मैप, ठीक है? फाइंड द स्केल ऑफ द मैप। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केल ऑफ द मैप। सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि एक फील्ड है जिसका एरिया 33600 मीटर स्क्वायर है,
उसको आपने मेजर किया, ठीक है, तो जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और विड्थ जो है 7 सेंटीमीटर बन के आई मैप में। क्योंकि देखो इतना बड़ा एरिया है 33600 सेंटीमीटर स्क्वायर का, आप इसको ऐसा समझो ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसका एरिया बताया उसने 33600 मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको मैप में बनाओगे एज इट इज तो बना नहीं सकते, तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल का यूज करना पड़ेगा। अब आपने कुछ स्केल लिया होगा, वो क्या लिया होगा वही क्वेश्चन ने पूछा है। तो जो स्केल हमने लिया, जो हमने स्केल लिया, तो जब हमने स्केल लिया तो जो लेंथ बनी ये 12 सेंटीमीटर की बनी कह रहा, और जो विड्थ बनी 7 सेंटीमीटर की बनी। उस स्केल को जब हमने यूज किया तो बताओ वो स्केल क्या होगा, यही आपसे उसने सवाल पूछा, ठीक है। अब देखिए सिंपल एक सवाल है, कोई भी चीज अगर आपको पता नहीं होती तो आप उसको मान लीजिए x, आप उसको क्या मान लीजिए x, है ना। तो यहां पर हमने स्केल निकालना है तो उसको ही हम मान लेते हैं लेट स्केल इज x। जो स्केल है हमारा वो क्या है, x हो गया। लेट हमारा स्केल क्या हो गया, x हो गया, हमारा स्केल हो गया x, ठीक है। अब देखिए मेरा स्केल x है, अगर मैं आपसे एक सिंपल बात बोलूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो 10 मीटर ग्राउंड में है, यही मतलब हुआ। अब अगर मैं बोलूं आपसे 5 सेंटीमीटर पेपर में ग्राउंड में कितनी होगी, तो आपका सीधा आंसर होगा 50 मीटर होगी। तो आपने क्या किया, इस 5 को 10 से गुणा किया और बताया कि वो चीज 50 होगी, यही किया। तो हमने भी यहां पर लेट स्केल को क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैंने बोला अगर ये चीज 12 सेंटीमीटर पेपर में है तो ये ग्राउंड में कितनी होगी, तो ग्राउंड में ये लेंथ कितनी हो जाएगी जी, 12x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12x। और अगर ये 7 सेंटीमीटर पेपर में और मैंने x स्केल माना है तो यही चीज ग्राउंड में कितनी हो जाएगी, 7x। कितनी हो जाएगी, 7x। समझ गए। अब देखो लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल इसलिए लेंथ और विड्थ की बात करी। अब अगर मैं लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 12x गुणा 7x करूं, मैंने कहा लेंथ इंटू विड्थ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस फील्ड का एरिया मिल जाएगा। इस फील्ड का एरिया क्या है, 33600 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी और उसको आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सिंपल एज दैट। अब क्या करते हैं, जरा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 इंटू 7 करोगे तो 84x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 33600। अब ये मीटर स्क्वायर है, मैंने कहा यूनिट का बड़ा खेल है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100, 2 स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 4 हो गया। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना और x की वैल्यू निकाल देनी है। तो आप इसको काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो आप इसको देखोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 2 ये हैं, 4 ये थे, 6 हो जाएंगे। अब x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे को तो स्केल निकालना है, तो अंडर रूट लग जाएगा। अब 4 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 2, और 10 की पावर 6 का, जैसे 100 का अंडर रूट करोगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे 10 की पावर 6 का करोगे तो उसके आधे जीरो रह जाएंगे, तो इसका मतलब 3 जीरो और रह जाएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा स्केल रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 1:2000। अगर कहीं पर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो यस सर करके ओके कर दीजिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन आया समझ में, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कहीं पर भी। मैंने सिंपल एक क्वेश्चन दिया था, कोई फील्ड है 33600 मीटर स्क्वायर का एरिया का, उसको जब मैप में बनाया तो 12 और 7 सेंटीमीटर की लेंथ बनी है, क्या लेंथ है और विड्थ बनी है, तो बताओ इसका स्केल क्या रहा होगा। ये उसने सिंपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। तो हमने स्केल x मान लिया, वही चीज़ को हमने सॉल्व, ठीक है। तो इतनी में कोई डाउट नहीं है, यस ओके, दिक्कत ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स के साथ मैं वही बता रहा हूँ, चाहे 1 आए, 10 आए, 50 आए, बस उसी हिसाब से हम लोग
ऐसा नहीं कि 50 के लिए अलग एनर्जी लेके आ रहे, एक के लिए भी उतनी एनर्जी आएगी, 20 के लिए भी, 50 के लिए भी, 100 के लिए भी, सब एनर्जी सेम रहने वाली है, बट बच्चा सिंसियर होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्केल से रिलेटेड, जो ईएससी में आया था, उसने बोला सीधा एक क्वेश्चन दिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 किलोमीटर स्क्वायर। उसने बोला फाइंड द आरएफ, ऐसा क्वेश्चन आया था, आईईएस में आया था ये, फाइंड द आरएफ। एक आंसर आप लोग करिएगा, एक मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 16 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इसका आरएफ क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, तो बताइए। अब देखिए अब ये देखिए यहां पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आरएफ पूछा है। अब आपको ये चीज का बहुत बार हम बात जिक्र कर चुके हैं, दैट इज आरएफ बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल बोल दो या ग्राउंड बोल दो। तो मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। अब आपको मैप में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अरे हमें तो सब आता है, 1 बराबर 16, किलोमीटर को मीटर में भी चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में भी चेंज कर देंगे, खट 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 जीरो बढ़ा देंगे, जो गलत है। पहले बता देता हूँ, इतना नहीं करना। अब यहाँ पर हमने समझना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 किलोमीटर स्क्वायर दिया है, हमको पूछा है आरएफ, और हमारे फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। डिस्टेंस है, एरिया नहीं है, क्योंकि ये यूनिट किसकी है, एरिया की है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस किसके बराबर है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही 16 किलोमीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 16 मत कहना, 4 इंटू 4, दैट इज 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर। मैं बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ आपको, जो सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। ये चीज़ लिख सकता हूँ 16 किलोमीटर स्क्वायर को 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर है, 4 किलोमीटर के बराबर। अब इसके आगे मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो स्केल कितना हो जाएगा, 1:4 किलोमीटर है, किलोमीटर के लिए आपको पता है 3 तो मीटर के जीरो बढ़ाते हैं और 2 सेंटीमीटर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:4 लाख। कितना हो जाएगा, 1:4 लाख। तो इतने में किसी को कोई दिक्कत, कहीं पर कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्केल के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे आज फ्रेम हो सकते थे वो हमने देख लिए। क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन को अर्थ की सरफेस में किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में लोकेट करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सर्वेइंग। अब शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो अगर हम इक्वेटोरियल एक्सिस में बात करें तो हमारी अर्थ है एलिप्सॉइडल। पोलर एक्सिस में बात करें ओवेलॉइड। डायमीटर पूछ सकता है ओवेलॉइड पोलर एक्सिस में 12713। पोलर इक्वेटोरियल एक्सिस में पूछेगा तो 12756। कितने किलोमीटर से डिफर करती है, 42-43 किलोमीटर, है ना। कितने परसेंट से करती है, 0.34। एक्चुअल शेप क्या है, जियोइड। जियोइड शेप क्या होता है, इरेगुलर कर्व शेप ऑफ जीरो एलिवेशन। उसके बाद सर्वेइंग का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, मैप बनाना है। मैप बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल यूज करना पड़ेगा। स्केल क्या करता है, किसी बड़ी चीज़ को छोटे चीज़ में दर्शाता है। दो तरीके के स्केल होते हैं, न्यूमेरिक एंड ग्राफिकल, जिसमें ग्राफिकल ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। न्यूमेरिक की बात करें तो आपके इंजीनियर से स्केल और आरएफ हो गया। सर्टेन सेंटीमीटर सर्टेन मीटर से दिखा रखी तो इंजीनियर से हो गया। रेशियो फॉर्म में लिखा है तो दैट इज आरएफ हो गया। तो उसके बाद हमने केवल इसकी वैरायटी की बात करी। तो किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। और समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यस सर ओके सर करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके है तो ओके कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल हम श्रंक स्केल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। श्रंक स्केल क्या हो गया या टाइप्स ऑफ स्केल की बात होगी, इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे वगैरह इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, होप तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।